Hello students, welcome to class 12th. Today's topic theorem of total probability. तो इस थ्योरम को पहले समझने से पहले हम जो है इसकी डिफिनेशंस को थोड़ा हम देखते हैं। लेट E1, E2, En यहाँ पर जो है ये हमारे पास इवेंट्स E1, E2, E3, En हमारे इवेंट्स है। बी अ पोर्शन ऑफ अ सैंपल स्पेस, एक सैंपल स्पेस के पोर्शन है। एंड सपोज दैट each of the events E1, E2, En has non-zero probability, यानी कि हमारे पास जो है ये सभी जो है नॉन जीरो, किसी की भी प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो नहीं। ऑफ द अकरेंस लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस, यानी हमारे पास उस सैंपल स्पेस में एक जो है ए इवेंट है। अब हमें जो है PA इज इक्वल टू PE1 प्लस PA गिवन E1 प्लस PE2 PA गिवन E2 प्लस डॉट डॉट PEN डॉट PA गिवन EN, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये E1 है, E2 है, E3 है, ऐसे E4, E5, En तक इवेंट्स हैं जो एक दो नॉन जीरो है, कभी भी जीरो नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब इनसे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक जो है एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है यहाँ पर दिया गया, एक इवेंट ए है जिसमें जो है एसोसिएट कर रहा है इस सैंपल स्पेस के अंदर। तो हम इसमें बात करते हैं कि जैसे इन सभी हम जो है इसकी बात करें तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हमारा बना कैसे। तो सबसे पहला काम होता है कि अगर ये हमारा सैंपल स्पेस है तो ये E1 यूनियन E2 यूनियन यहाँ पर E3 डॉट डॉट यूनियन En, ये जितने भी हमारे यूनियंस दिए गए हैं इन सभी को हमने जो है इस तरह से हमने लिख सकते हैं। अब हम क्योंकि हमारा जो है सभी इवेंट्स को अगर मैं जोड़ता जाऊंगा तो हमारा पूरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखना है कि कोई भी जैसे हमारे पास जो है EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5, किसी भी कोई भी बिल्कुल सारे इवेंट हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट, यानी E1 का E2 से कोई लेना नहीं है, E2 का E3 से कोई लेना नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों के बीच का इंटरसेक्शन हमारा क्या है, 5। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम जैसे हमारे पास एक इवेंट ए की बात करें तो एक इवेंट ए हमारा है, तो हम बात करें कि सैंपल स्पेस ना, अगर हम लिख दें कि A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन S, यानी ए कहां है, एसोसिएट विद एस, सैंपल स्पेस के अंदर ही ए है, ये हमारा कहां है, सैंपल स्पेस के अंदर है। तो हमारे पास ए का सैंपल स्पेस से इंटरसेक्शन यानी कॉमन पोर्शन क्या होगा, हमारा ए ही होगा। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब इस सैंपल स्पेस को हम जो है फिर से इसको रीराइट दोबारा से लिखते हैं, कैसे, ये जो हमारे पास दिया गया है E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट डॉट यूनियन हमारे पास En, तो हमने इस तरह से लिखा। अब इनके साथ थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास ये इंटरसेक्शन का साइन है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं हेयर A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 डॉट डॉट यहाँ पर यूनियन और यहाँ पर यूनियन और यहाँ पर जो है A इंटरसेक्शन En। तो हम इस तरह से इनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि हम यहाँ पर जो है, क्योंकि ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हमें जो है थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना होगा कि हम यहाँ पर एक चीज देखें कि ये जो है हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल। अब हमारे पास हम इनमें से इन सभी को थोड़ा सा सिस्टम से बनाकर लिखेंगे, इंटरसेक्शन वाली वैल्यू को एक जगह लिखते हैं ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू है। अब ए और ये हमारे पास एसोसिएट है, तो हम इनको जो है थोड़ा सा हम इनको फिर से रीअरेंज करके हम इसमें लिखते हैं। तो अब हम बात यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास अब हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो है हम इस इवेंट्स को प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, फिर इसके बाद यहाँ पे यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, ठीक है।
और यहाँ हम सबके साथ या सबको ना लिखते हुए हम एक ही बार में इसको ऐसा करते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम लगा देते हैं बाहर, और इन सभी को क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी है और ए इंटरसेक्शन E1 और यूनियन यहाँ पर ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन डॉट डॉट यूनियन ए इंटरसेक्शन EN ब्रैकेट क्लोज। तो हमने प्रोबेबिलिटी दोनों की हमने अब यहाँ पर ली। अब यहाँ पर एक्चुअल में देखना है कि ये जो हमारे पास इवेंट है, ये दोनों इवेंट जो हमारे पास यूनियन के हैं, यानी ये अलग है हमारा, ये अलग है, दोनों के सेपरेट वैल्यू है, तो दोनों को यूनियन को हम प्लस करके लिख सकते हैं। इसको हम अरेंज कर दें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस डॉट डॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN। तो हम इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम एक चीज और देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी का हम यहाँ पर रूल अप्लाई कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 को हम देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें देखने वाली बात है कि इसको हम लिख सकते हैं कैसे, तो हम इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर हो जाएगा E1 और यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ए गिवन E1। तो ये जो है हमारे पास जो है हम इस तरीके से ई वैल्यू को बना सकते हैं। तो अब इस तरह से इन सभी को हम एक साथ में करके अगर हम लिखें इन सभी की वैल्यू, तो ये हमारे पास ये केवल मैंने फर्स्ट के लिए यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है हम इसको फिर से हम इसको थोड़ा सा रीराइट करें। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of a given E2 plus dot dot probability of En into probability of a given En। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास जो बनता है, ये हमारे पास जो है टोटल प्रोबेबिलिटी की बात है। अब क्या है कि ये दो इवेंट हमारे पास है, यानी ए की प्रोबेबिलिटी जब E1 गिवन हो, ए की प्रोबेबिलिटी जब E2 गिवन हो और ए की प्रोबेबिलिटी जब E3 गिवन हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, और क्योंकि जो है ये दोनों प्रोबेबिलिटी हमारे इंडिपेंडेंट है, तो हम जो है इन सभी को जोड़ने के लिए दोनों का प्रोडक्ट हम करते जाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो यहाँ हमारे पास ये हो जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पर j इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन EJ। हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पर जो है हमारे पास j की वैल्यू 1 2 3 हमारी हो सकती है। तो ये तो हमने यहाँ पर इसे देख लिया। अब हम इसके आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बेस थ्योरम। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेस थ्योरम है। इफ E1 E2 E3 EN आर नॉन एम्प्टी इवेंट, ये दोनों सभी इवेंट जो है नॉन एम्प्टी है, which constitute a partition of a sample space S। पार्टीशन का मतलब कि सभी सैंपल इवेंट्स को जोड़ने पर पूरा सैंपल स्पेस हमारा तैयार हो जाता है। E1 E2 EN आर दी पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट है, एंड E1 E2 यूनियन सब मिलकर के S सैंपल स्पेस बन जाता है। एंड A इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, ये नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी का है। यहाँ पर P जो है हमारे पास EI इज इक्वल टू A is equal to EI PA upon EI, और यहाँ पर JPEJ into PAIEJ। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन EJ की बात हो रही है। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे हमें इसे प्रूव करना है तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि जैसे हमारे पास जो है PEI गिवन A, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। हम इस तरीके से इसे हम बना सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है मामला यहाँ पर आता है कि हम जब किसी चीज को जो हमें समझना होगा तो मल्टीप्लिकेशन रूल के अनुसार हम जो है हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल के बाद हमारे पास जो है मामला यहाँ पर फिर से
ए इंटरसेक्शन, ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू दी गई, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू पी। अब यहाँ हमारे पास जो है ई आई और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, ये कौन सा रूल से, मल्टीप्लिकेशन रूल से हमने इसे लिखा। ये किस रूल से लिखा गया, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल। ये मल्टीप्लिकेशन रूल से हमने जो है इस पूरे को हमने यहां पर इस तरीके से यहां हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमने अभी लिखा है, इसको यहाँ से जो ए की वैल्यू हमारी अभी हमने निकाली थी, इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, वाई में यहाँ पर सिग्मा, यहाँ हो गया j इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे और इनटू प्रोबेबिलिटी a अपॉन ej। तो ये जो है हमारे पास दिस इज द बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पर जो है जिस इवेंट की हम जो है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये जो है हमारे पास किसका है, टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है, टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसे हमने अभी अभी जो है अभी देखा, अभी हमने प्रूव किया है। तो इसकी वैल्यू को हम वहां से इक्वेशन 1 से उठा करके यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से इजी वे में हम जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब बेस थ्योरम को और अच्छे से समझने के लिए हमें जो है कुछ करना पड़ेगा, तो हम आगे कुछ क्वेश्चंस को, एक सॉल्व एग्जांपल्स को देखते हैं कि ये जो है हम कैसे इसे सॉल्व करें। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स चेक एग्जांपल एंड आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट। मान लीजिए एक मल्टीपल चॉइस का टेस्ट हो रहा है और स्टूडेंट आइदर नो दैट आंसर ए आर गेस, या तो आंसर जानता है और या जो है आंसर को गेस कर रहा है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट he gives known the answer and 1/4 the probability that he guess। तो अगर वो आंसर जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। अगर वो गेस कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो इसके बाद फिर कहा जा रहा है इसमें कि assuming that student who guess at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student know the answer given the answer is correct। तो यहाँ पर पहला तो जो है हम मान लेते हैं इसमें इवेंट बहुत इजी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पहला ही इवन। इवन क्या है, यानी हमारे पास जो है आंसर है तो जानता है, तो जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी दी गई है, 3/4। वो आंसर जानता है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/4। और अगर वो आंसर गेस कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जा रही है, 1/4। ठीक है, 3/4 1/4 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है ए इवेंट हमारा क्या है, करेक्ट होने का, यानी ए इवेंट क्या है, ए इक्वल टू करेक्ट, करेक्ट दी आंसर, यानी हमारा आंसर क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो यानी अगर वो जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि assuming that students who guess at the answer will be correct, the probability 1/4, चार में से एक चांस है उसके सही होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, तो दैट इज इक्वल टू 1/4। यानी कि अगर वो सही होता है तो ये जो है a अपॉन इवन, यदि वो आंसर जानता है, सॉरी से अगर वो गेस करता है तब तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4 दी गई है, और यहाँ पे अगर वो आंसर जानता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन इवन, आंसर जब जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। यहीं पर हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, यानी कि वो एक तो जो है आंसर अगर वो जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और नहीं जानता है तो 1/4 है। ठीक है, गेस करता है। अब इसके बाद जो है अगर वो जानता है तो आंसर उसका जो है 100% करेक्ट होगा, वो नहीं जानता है उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, अब हम इसके बाद जो है हमें जो है फाइंड करना है कि वो आंसर उसका करेक्ट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A इज इक्वल, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बेस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला हमारे पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1। ठीक है, बाई में यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
and a probability of a upon e2. दिस इज द बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम में हमारे पास e1 की वैल्यू कितनी है 3 बाई में 4, a अपॉन e1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, फिर इसके बाद 3 बाई 4 इंटू 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा e2 कितना है 1 बाई 4 इंटू 1 बाई में 4। तो हम इसको जो है थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3 बाई में 4 और 3 बाई में 4 प्लस 1 बाई में 16। इसको भी थोड़ा हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है 3 बाई 4 बाई में यहाँ पे हो गया 16, 13 बाई 16, तो इसको हम लिखेंगे 3 बाई 4 इंटू 16 अपॉन 13, ये हो जाएगा 4, 12 बाई में 30 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब फिर से एक बार इसको मैं समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिए। यहां पर कहा गया है कि जो है एक स्टूडेंट है, या तो आंसर जानता है या गेस कर, आंसर जानेगा एमसीक्यू क्वेश्चन में से, तो आंसर जानता है तो आंसर उसका जो है जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और न जानने की गेस कर रहा है, इसका आंसर तो नहीं मालूम है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब हमारे पास एक इवेंट बोला गया है कि वो आंसर करेक्ट हो जाए, तो आंसर जानता है और करेक्ट हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी, और वो गेस कर रहा है और उसका आंसर करेक्ट हो, इसके चांसेस 4 में से 1 ही होगा, यानी 1/4 होगी। अब हम बेस थ्योरम के आधार पर हम लिखते हैं कि करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि हमारे पास जो है वो आंसर जानता है, तो हमें जो है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, यानी कि जानने वाले की प्रोबेबिलिटी जब आंसर उसका करेक्ट हो तो हम उसके ऊपर न्यूमरेटर लिखेंगे और बाकी दोनों को टोटल प्रोबेबिलिटी से नीचे लिखेंगे, वैल्यू पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने बड़े ध्यान से हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।